नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल विवादों से कभी उनका पीछा छोड़ता नहीं है और नरेंद्र मोदी का नाम आते ही ऐसा लगता है जैसे कि दोनों की पुरानी अदावत है। आज बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं कपिल सिब्बल साहब। स्वागत है साहब आपका। कपिल सिब्बल साहब, ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी का नाम आते ही आपकी जो वकील की जबान है कुछ अलग लिहाज से निकल पड़ती है? जैसे कि आपने कहा 56 इंच का सीना जरूर है लेकिन बहुत खुराफाती है। सब बातें कहां से आती हैं? वो तो भाई एक कविता थी जी। 56 इंच की छाती है जी, कहते हैं खुराफाती है। उसमें कौन सी को मैं ऐसी बात कर दी मैंने। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का नाम आते ही आपके जबान से जो फूल झड़ने लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को वो बर्दाश्त नहीं हो पाता। कोई भी समाज जी बिना जस्टिस से आगे नहीं बढ़ सकता। जब समाज को जस्टिस नहीं मिलेगा तो समाज में बेसब्री होगी और उस बेसब्री के आधार पे जी अराजकता पैदा होगी। तो लोकतंत्र का जो नींव है वो न्याय है, ठीक है जी। और मैं 2002 के दंगों को और बाकी भी दंगे मैं समझता हूं कि इस देश में जब तक न्याय की व्यवस्था पूरी तरह से सही नहीं होती तब तक ऐसे विवाद होते रहेंगे और ऐसे शायद ऐसे ही लोग आए और ऐसे ही लोग जाएं। तो मुझे 2002 में जो दंगे हुए थे, देखिए दंगे तो हिंदुस्तान में हर जगह हुए हैं, बिल्कुल, और इसकी दो राय नहीं है जी। लेकिन जो 2002 के दंगों की जो खासियत है वो ये है कि उसमें शासन शामिल था। लेकिन ये दंगे जी शासन से एनकरेजमेंट से हुए, ठीक है ना। और इसीलिए 25 पुलिसमैन, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रदेश के 25 पुलिसमैन जेल में बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है कि उन्होंने दंगे कर। सिब्बल साहब, लेकिन आप तो वकील हैं ना, आप तो जानते हैं बहुत अच्छे से, अभी तक एक भी ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिस पर नरेंद्र मोदी पर लेश मात्र भी आरोप लगाया जाए। मोदी की बात नहीं कर रहा जी, मैं शासन की बात कर रहा हूं जी। नरेंद्र मोदी क्या उस समय मुख्यमंत्री थे या नहीं, ठीक है ना जी। और मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री भी थे और होम मिनिस्टर थे। उनके नीचे कौन था? मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी फॉर होम अफेयर्स जी अमित शाह साहब जी, उनके नीचे कौन था? पुलिस। उसी पुलिस के 25 बंदे आज जेल में है क्योंकि उन्होंने दंगों में भाग लिया ताकि जो मासूम बच्चे बच्चियां जी की मृत्यु हुई, का मर्डर हुआ जी, उसमें वो आरोपी हैं, समझे ना। तो अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसे प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ। बाकी में दंगे हुए लेकिन दंगे एक इंसिडेंट से हुए, एक हादसा हुआ और दंगे पैदा हो गए जी। लेकिन इसमें शासन का पूरा योगदान था। ये दंगा बाकी दंगों से अलग है। और तीसरी बात इसमें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं खुद अमित शाह, वो आरोपी हैं। और दंगे की बात छोड़ दीजिए, जो फेक एनकाउंटर हुए इस प्रदेश में, हिंदुस्तान में इतिहास है। वो फेक एनकाउंटर किसने करवाए? उसी पुलिस फोर्स ने। उसके लिए भी लोग आज जेल के अंदर आरोपी हैं। और उनका मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन था? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन था? अमित शाह। तो आप सोच सकते हो कि किसी भी प्रदेश में जब इतने पुलिस फोर्स में आरोपी हों, चाहे वो फेक एनकाउंटर में या दंगों में, और उनका मिनिस्टर ऑफ स्टेट अमित शाह हो जो खुद आरोपी है, आप सोच सकते हो कि बाकी सबको पता नहीं था। मैं तो पूछना चाहता हूं, अच्छा, हिंदुस्तान की जनता से सवाल। सिब्बल साहब, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ हुआ सब कुछ नरेंद्र मोदी के संज्ञान में था? नरेंद्र मोदी जानते थे? वो तो एविडेंस की बात है जी, वो तो एविडेंस की बात है जी। लेकिन मैं अपने आप से एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं कि अगर मैं घर का मुखिया हूं जी और मेरा नंबर 2 सबसे बड़ा बेटा, ठीक है जी, खुलेआम ऐसा करता है, ठीक है, और उसके नीचे जो उसके सिपाही हैं वो भी खुलेआम ऐसा करते हैं, तो आप घर के मुखिया से पूछोगे कि भैया आपको पता नहीं था? तो हो सकता है मुखिया कहे मैं नहीं पता था। हो सकता है कि बाकी लोग दस्तावेज ना लेकर आए जो मुखिया को पता था। हो सकता है कि वो एविडेंस आज उभर के नहीं आ रही हो। लेकिन ये सवाल मेरे मन में है, हिंदुस्तान की जनता के मन में है, ठीक है। वो चाहे एक जनता किसी की भी हो, ये मन में सवाल उठता है। और मैं एक वकील के नाते
मुझे ताज्जुब होता है जी कि आज तक 12 साल बीत गए जी और आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला। यहीं पर तो सिब्बल साहब बात आती है, केंद्र में आपकी सरकार 10 साल तक रही है और उसके बाद भी देखिए कई बार ट्रायल्स जो है वो राज्य के बाहर भी हुए हैं, उसके बाद भी चीजें सामने नहीं आ पाई हैं। अगर देखा जाए तो बहुत व्यवस्थित तरीके से इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था? जाहिर सी बात है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार कैसे दखलंदाजी दे सकती है? केंद्र सरकार का कोई दायरा ही नहीं है, संवैधानिक दायरा ही नहीं है कि दखलंदाजी दे। और दुख की ये बात है, आज मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, दुख की ये बात है, जब एसआईटी बनी उसमें भी जो इन्वेस्टिगेटर थे वो भी राज्य सरकार के थे। और मैं पूछना चाहता हूं सवाल अपनी देश की जनता से, क्या कैसा होना चाहिए था? जिस प्रदेश में ऐसे दंगे हुए, क्या उस प्रदेश के अधिकारियों को जो दंगे में खुद शामिल थे उनको हक है कि वो वही दंगे इन्वेस्टिगेट करें? अच्छा, मैं नहीं मानता कि ये सही हुआ। इस किस्म का एसआईटी का गठन होना अपने आप में ही गलत था। तो आपको लगता है कि कोर्ट की तरफ से जो निर्देश के हिसाब से, मेरी राय है, आपकी राय है, मेरी राय है, मैं ये नहीं, मैं कोर्ट की आलोचना नहीं करता, ये मेरी राय है। मैं समझता हूं कि वो एसआईटी का होना ही, गठन ही होना गलत था। उसमें जो अधिकारी लगाने चाहिए थे वो प्रदेश से बाहर होने चाहिए थे, हाँ, और ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने गुजरात का कोई लेना देना नहीं है, तब जनता विश्वास करती। अब देखिए दायरा केस में क्या हुआ? सिब्बल साहब, इसमें एक सवाल है, देखिए जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, जैसे ही आप जैसे प्रबुद्ध नेता इस तरह की बातें करते हैं तो कहते हैं भाई हमारी सरकार को 3 बार गुजरात की जनता ने चुनकर भेजा। अब ऐसे में आप कैसे हमारे ऊपर यार? कमाल की बात है, जैसे कि दंगों को और चुनाव का एक तालमेल है, मतलब कि जो दंगा करेगा वो चुना जाएगा और जो चुना गया है वो आरोपी कभी हो नहीं सकता। तो कह सकता है कोई ये बात? कोई बुद्धिजीवी ऐसी बात कर सकता है? और मैं तो समझता हूं कि बीजेपी के कुछ लोग तो शायद बुद्धिजीवी हैं, अगर वही ऐसी बात करने चाहे तो उसका मुझे लगता है कि वही नरेंद्र मोदी को बचाना चाहते हैं। अरुण जेटली जी को तो आप बुद्धिजीवी मानेंगे ना? वही नरेंद्र मोदी को फिर बचाना चाहते हैं अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो। सिब्बल साहब, हम चाहेंगे कि आपके लिए आपकी अभी हाल फिलहाल अपने न्यूज नेशन पर हमें नरेंद्र मोदी के सवाल पर आपकी एक टिप्पणी आई थी, तो अभी जरा सबसे पहले आपको हम वो दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हम आपकी प्रतिक्रिया इस पर भी चाहेंगे क्योंकि इस पर विवाद बहुत बचा हुआ है। आइए आपको एक छोटी सी आप ही की टिप्पणी आपको दिखाते हैं। ये तो कहते हैं कि एक तरफ तो ये बयानबाजी ये करते हैं कि जो मुसलमान अपनी रोजी रोटी के लिए जो कारखाने चलाता है उनको बंद कर देंगे, हम मीट का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, ये उन्होंने खुद कहा है, ठीक है। फिर भी इनको मुसलमानों की चिंता है, उनकी रोजी रोटी पे ये लात मारेंगे लेकिन चिंता फिर भी करते हैं, ठीक है ना। अगर इनको इतनी ही चिंता है मुसलमानों के लिए तो गुजरात में घर घर क्यों नहीं गए चिंता व्यक्त करने के लिए? वो लोग जो मासूम लोग जो मारे गए उनके प्रति तो उनकी चिंता आज तक नहीं दिखाई इन्होंने। लेकिन फिर भी 1999 में इलेक्शन में वाजपेयी जी भी चिंता करते थे, 3 महीने पहले। 2004 में भी बीजेपी चिंता करती थी मुसलमानों के लिए, 3 महीने पहले। 2009 में भी ऐसे किया और 2014 में भी ऐसे ही किया। अगर इनको इतनी ही चिंता है तो पहले माफी तो मांग लें। इनके जो प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं पहले माफी तो मांग लें। ये तो नहीं उदाहरण दे कि हाँ अगर गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता भी आ गया तो फिर भी दिल दुखता है। ऐसी बातें अगर कोई करेगा, खासतौर पे जो उम्मीदवार है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार है, वो क्या चिंतित हो सकता है? ये भी इनकी राजनीति हमेशा ऐसे ही रही है। तो सिब्बल साहब, माफी मांगने की बात आपने उठाई, उसके बाद से ये बात लगातार आम होती चली गई है। बीजेपी कहती है कि वो नहीं माफी मांगेगी, साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर। उनका कहना है कि कुछ गलत किया ही नहीं। मैं तो कहता हूं बीजेपी मत माफी मांगे जी। अगर बीजेपी नहीं माफी मांगेगी कि हिंदुस्तान की जनता को बीजेपी कभी माफ नहीं करेगी, तो हिंदुस्तान की जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। मत मांगे, हम कभी बीजेपी को माफ नहीं करेंगे, हम कभी नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेंगे। सिब्बल साहब, ये जो वोटों की राजनीति है, जहां पर एक तरह से देखा जाता है कि अचानक सांप्रदायिक राजनीति एक नया रंग लेती दिखाई दे रही है। मुसलमानों को हर किसी की चिंता होने लगी है। कांग्रेस भी कहती है कि हमें अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना है। बीजेपी के तरफ से राजनाथ सिंह ने भी कहा अगर हमसे कभी कोई गलती होगी तो हम माफी। उन्होंने कहा गलती होगी तब, अगर गलती होगी तब। तो पहले मानेंगे गलती हुई? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि गलती हुई, अगर कभी गलती हुई भविष्य में तो वो माफी मांगेंगे। तो ये सांप्रदायिक राजनीति अब बहुत ज्यादा नहीं हो रही? नहीं, कोई सांप्रदायिक राजनीति नहीं है, ये साफ देखिए, इनका दृष्टिकोण साफ है जी। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके द्वारा जनता से। जब अफजल गुरु का मामला आया
और सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए, तो ये बात एनडीए के कार्यकाल में हुई जी। लेकिन एनडीए ने अफजल गुरु को फांसी नहीं दी। ठीक है, फिर यूपीए 1 आई, किसी को फांसी नहीं दी, जो भी लोग आरोपी थे, जो आतंकवादी थे, किसी को फांसी नहीं दी। फिर यूपीए 2 आई,